दुष्कर बहुत दुष्कर काम है। हम लोगों ने खुद ने भी देख लिया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला के वो आम आदमी पार्टी बनी। तो लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, और जो आप बोल रहे हैं इसके अंदर में, जैसे क्रिमिनल लोग आते हैं फिर उनके ऊपर में मुकदमे वगैरह वापस ले लिए जाते हैं, ये अनदर पॉइंट है, मतलब एक अलग पॉइंट है। लेकिन एक जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसका जीवित रहना बहुत जरूरी है। आप पालीवाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पार्टियों में डेमोस्ट्रेबल इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जो मैं जिस कानून का जिक्र कर रहा था, जिसका ड्राफ्ट हमने बनाया है, उसमें ये सबसे पहली बात ये है। और ये बात लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1999 से कह रहा है, और इस बात को सब लोग कहते रहते हैं। और हम लोग राजनीतिक दलों से एक ही दफा मिलने गए थे, उनसे ये कहने के आप अपने आप ये आंतरिक लोकतंत्र कीजिए। एक पार्टी ने तो कहा हमारे यहाँ लोकतंत्र है, एक ने कहा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप कौन होते हैं हमें ये कहने वाले? तो हम जब तक राजनीतिक दलों के लिए ये कानून नहीं बनेगा, तब तक आंतरिक लोकतंत्र उसमें नहीं आएगा सर। वो कानून बनवाना ही एक तरीका है। हाँ, वैसे ये बोलते हैं कि इनके इंटरनल जैसे चुनाव वगैरह होते हैं, इंटरनल सर चुनाव वगैरह झूठ होते हैं, उनको भी कोई कोई तो कंट्रोलिंग कोई एजेंसी होगी, हमारी कोई डेमोक्रेटिक एजेंसी नहीं नहीं होगी जो सर, उसको कंट्रोल करे, चुनाव झूठ आयोग से। बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। कंट्रोलिंग एजेंसी कोई है ही नहीं ना। वही तो है कि कानून होना चाहिए इनके बारे में। हम्म। इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टियों को रजिस्टर करने की अथॉरिटी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन उनको डी रजिस्टर नहीं कर सकता। तो ये बड़ी अजीब चीज है कि हिंदुस्तान में एक दफा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो जाए तो वो फिर हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। डी रजिस्टर करने का कोई तरीका ही नहीं है। शिवानंद भाई, 3 क्वेश्चन और लीजिए और नेक्स्ट स्पीकर पे चलेंगे। और रिक्वेस्ट है सबको, सवाल पिन पॉइंट सवाल पूछिए, डिस्कशन मत करिए प्लीज। शिवानंद भाई। जी प्रवीण सर। तो अगला प्रश्न हम आशीष नारायण विश्वास जी का लेते हैं। आशीष नारायण जी वेस्ट बंगाल से हैं। आशीष नारायण जी शॉर्ट में, और जिस तरह से प्रवीण जी ने कहा कि हाँ पिन हाँ, पॉइंट एकदम पूछिए। स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा। चोकर साहब नमस्कार, मैं आशीष नारायण विश्वास वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। सर मेरा एक सवाल है, ये इस घटना में आर्टिकल 173 को अमेंडमेंट करना जरूरी है कि नहीं है? आपका ओपिनियन में क्या है? काहे के लिए इसमें खाली एज का बारे में बताया गया है, स्टेट असेंबली में कौन इलेक्शन में लड़ सकता है, पार्लियामेंट में कौन लड़ सकता है, सो एंड सो। लेकिन इसका बारे में ना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बारे में कुछ बताया गया है। काहे के लिए अंगूठा छाप भी एमपी बन सकता है। हमारा बंगाल में ऐसा है, एक कैबिनेट मिनिस्टर है वो क्लास 3 फेल है। तो इसमें डिटेल्स टाइम नहीं है आज बोलने का। बहुत कुछ हम लोग बोल सकते हैं, हमारा नॉलेज में है ये। तो मैं जस्ट, मेरा क्वेश्चन ये है, आपका ओपिनियन क्या है? आर्टिकल 173 को इमीडिएटली अमेंडमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए साहब, मेरा ओपिनियन ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। और उसकी मैं आपको वजह बता देता हूं कि जब तक हम देश में हर बच्चे को एक रीजनेबल एजुकेशन देने का प्रावधान नहीं कर सकते, तब तक हमें कोई मॉरल राइट नहीं है ये कहना क्या कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई है। और आपने कहा कि अंगूठा छाप मंत्री हैं। मैंने तो सर ये देखा है कि बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सी डिग्रियां हैं, लेकिन उनमें ज्ञान और समझ बिल्कुल नहीं है। और बहुत से गांवों में अनपढ़ लोग हैं जो बहुत समझदार हैं। लेकिन वो दूसरी बात है। बट पहली बात यह है कि जब तक हम हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का प्रावधान नहीं कर सकते, तब तक हमें ये मॉरल अधिकार नहीं है कि हम कानून बनाए के बिना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कोई एमपी एमएलए नहीं बन सकता। जब तक हर बच्चे के लिए रीजनेबली अच्छी एजुकेशन, ऐसे स्कूल नहीं जिनमें एक टीचर है वो महीने में से 2 दिन ही आता है, वो एजुकेशन नहीं है सर। जब तक हर बच्चे को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ए रीजनेबली गुड एजुकेशन नहीं होती,
तब तक ये मॉरल हमें राइट नहीं है मेरे ख्याल, तब मेरा ये मानना तो सर अभी मोटा मोटी 1000 साल इंतजार करना हो। है। 1000 हो के 10,000 हो सर, लेकिन करना तो वही पड़ेगा। क्या के एजुकेशन लिए पॉपुलेशन, विदाउट कंट्रोलिंग पॉपुलेशन इफेक्टिवली वी कैन नॉट अचीव दिस गोल। वो भी सर एजुकेशन से ही होगा। केरला में क्यों एजुकेशन, केरला में पॉपुलेशन इफेक्टिवली कंट्रोल्ड है कि वहां एजुकेशन है। एजुकेशन हाँ एंड एडुकेशन हेल्थ, तो है। एजुकेशन और हेल्थ केयर के बिना कुछ नहीं होने वाला सर। हम जितने मर्जी डैम बना लें, जितने मर्जी स्टैचू बना लें, जितने मर्जी जो मर्जी बना लें, एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं होगा तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और ये भी एक समस्या हो जाएगा सर, अगर सब मान लीजिए कुछ देर के लिए कि हम लोग का देश में 100% एडुकेटेड आदमी हो गया, तो पॉलिटिकल पार्टी लोग का दुकानदारी तो बंद हो जाएगा। तो सर एजुकेटेड करेंगे तभी होगा ना इसीलिए तो नहीं करेगा। सर। फिर उसका मतलब तो नहीं है जो बेचारे अनफॉर्चुनेट अनएजुकेटेड है उनको आप एक तरफ रख दीजिए। वो भी देश के उतने ही नागरिक है सर जितने मैं और आप हैं। हाँ बात तो सही है, कोई बात यही बात फिर तो हाँ मानते हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी लोग चाहते ही नहीं है कि देश के तो पॉलिटिकल सिटीजन। पार्टी को ठीक करने के लिए देश की आधी जनता को आप नकारा नहीं कर सकते। एक सही बीमारी है, हटाइए तो दूसरी पैदा कर लीजिए, उससे खतरनाक। सही है। एजुकेशन पहले सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट का देखिए कर्तव्य है एक तरह से, उसके मतलब एक हर व्यक्ति को मिलना चाहिए एजुकेशन। यदि नहीं मिला है और वो अपनी कैपेबिलिटी से कोई पोस्ट हासिल कर सकता है, कल वो बिजनेस में बड़ा टाइकून बन जाए और आप कहें कि उसको एजुकेशन नहीं है, तो ये कोई मतलब ये कोई इशू नहीं है एक्चुअली, हमें भी लगता है। हाँ उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, वो एक इशू है, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे नॉन एजुकेटेड हो, लेकिन एजुकेशन नहीं है तो इंटेलिजेंट हो सकता है, IQ उसका अच्छा हो सकता है किसी कारणवश उसको एजुकेशन नहीं मिल पाया हो, तो मैं ये तो भेजता एक हूँ, अभी भेजता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पर हम कार्यक्रम में हमारे बीच में श्री IB सिंह साहब हैं, जो एडवोकेट हैं, इंद्रभूषण सिंह जी, हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो हम आपका स्वागत करेंगे। और एक आध प्रश्न हम और यहाँ पर ले लेते हैं। जस्टिस कमलेश्वर नाथ साहब भी हमारे बीच में जुड़े हैं, उनको हमने उनका पहले ही हमने साहब का स्वागत किया है जब वो जुड़े नहीं थे एक्चुअली, तो एक बार पुनः हम उनका स्वागत करेंगे। जस्टिस कमलेश्वर नाथ जी जो इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में हाई कोर्ट के जस्टिस आप रह चुके हैं, और आप कैट में वाइस चेयरमैन और साथ में आप लोकायुक्त कर्नाटक के लोकायुक्त का भी पद सुशोभित कर चुके हैं। तो सर जस्ट हम आते हैं एक आध प्रश्न और लेकर। राज तिवारी जी आपका क्या प्रश्न है प्लीज? चोकर साहब है हमारे बीच में, आप आप प्रश्न प्लीज सभी पूछ को लें। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। तो सर मेरा एक सवाल ये था कि सर ने बताया अभी कि हमें एक अच्छे एजुकेटेड नॉन क्रिमिनल ऐसे आदमी को हमें चुन के भेजना है। तो मान के चलो सर हमने भेज भी दिया कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, सब काम है। सर लास्ट में क्या होता है, मान के चलो वो जीत भी गया, फाइनली क्या होता है सर, जब अंतिम टाइम चलता है तो फिर होता क्या है कि वो डीलिंग होती है, तो उनको लिए रिसोर्ट बुक कर दिया, 20 ML उसने खरीद लिए। तो एक सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके लिए कुछ बदलाव हो सकता है क्या, कि कम से कम जो पार्टी का भी है या निर्दलीय है कोई भी है, वो जीत के कम से कम वहां तो टिका रहे। बाद में क्या होता है, पार्टी दूसरी पार्टी के विधायक खरीद लेती है या कुछ उनको प्रेशर में ला के अपने पक्ष में कर लेती है। इसका सर क्या निष्कर्ष या सोल्यूशन निकल सकता है? सर इसके लिए तो जो एंटी डिफेक्शन कानून है वो बेकार हो गया है, क्योंकि लोग इससे विधानसभा से इस्तीफा दे देते हैं और फिर बाई इलेक्शन दूसरी पार्टी से लड़ लेते हैं। तो ये तो यही होना चाहिए कि जो आदमी एक पार्टी से इलेक्ट हो वो पूरे सेशन उसी में रहे 5 साल। अगर वो हटता है तो उसको 10 साल तक चुनाव लड़ने के लिए बंद हो जाना चाहिए। ये कानून अगर बने तब ये हो सकता है, लेकिन ये कानून बनेगा नहीं। देखिए जब तक लोग राजनीतिक में अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक जितने मर्जी कानून हम लोग बनाने के लिए कहते रहें ना तो वो बनेंगे, और वो बनेंगे भी तो उनको कोई पालन नहीं करेगा। अंबेडकर साहब की बात को याद रखना पड़ेगा कि अगर लोग ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। हम लोग इधर उधर वो कहते हैं कि आप पेड़ गिनते रहिए, जंगल को मत देखिए।
जंगल को ही देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक दलों को ठीक करना पड़ेगा। जब तक वो ठीक नहीं होंगे कुछ ठीक नहीं होगा सर। ये इधर उधर कानून बन रहे हैं, मैं तो 23 साल से तो मैं देख रहा हूँ, हमने भी बहुत सी चीजें छोटी मोटी करवाई, लेकिन किसी चीज का कोई फायदा नहीं होता जब तक राजनीतिक दलों को आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक और पैसे की तरफ से पारदर्शी नहीं किया जाएगा, तब तक देश में कुछ नहीं होने वाला। ये दो काम है जो करने वाले। ठीक है, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। जयपाल सिंह खींची जी, शॉर्ट में प्लीज आप बात करें। जी सभी आदरणीय को प्रणाम। जी मेरा इतना सा वास्तव में जो सर कह रहा है कि नेक और ठीक विचार वाले जनप्रतिनिधि होना चाहिए, लेकिन जिस विधानसभा राजगढ़ जिले में मैं रहता हूँ, वास्तविकता अभी यहाँ पर जो है 17 को नवंबर को मतदान हुए, लेकिन मुझे जहां तक लगता है मेरा व्यक्तिगत कि प्रत्येक मतदान में 285 मतदान केंद्र है, लेकिन लगभग 150-200 पे प्रत्येक मतदान पे 50 या 75 या 100 फर्जी मतदान हुए, कहीं कहीं 200 भी हुए। तो जब हम हमारी जो मत अधिकार का प्रयोग जो है वो हम चाहते हैं कि हमारा माध्यम से निष्पक्ष और ठीक विधायक को चुने, लेकिन जब वो वहां बाहुबली या पैसे के माध्यम से जब फर्जी मतदान हो सकता है, तो ये बताइए श्रीमान, जब 200 पे फर्जी मतदान हो सकता है तो कैसे फिर नेक और ठीक लोग आएंगे? मैं ये चाहता हूँ, मेरी तो मंशा है कि मैं ऐसे व्यक्ति को करूं जो हमारी समाज को और देश को कुछ आयाम और सुरक्षा और नीतिगत कानून बने। लेकिन जब यही आता परिवारवाद जातिवाद जब हावी रहता है, तो हम जैसे जो जागरूक लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुंठित होते हैं। जी आदरणीय, कैसे हम निपटे इनसे? जयपाल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनसे तो हम, मेरे पास कोई इसका जवाब है नहीं, सिवाय इसके कि जहां फर्जी मतदान होता है वहां जाके उनको फिजिकली रोका जाए और उसमें पिटाई होगी, वो पिटाई खाई जाए। सर और इसका कोई एक बड़ा जी हमारा इसका जी एक बड़ा देखा भी गया, पिटाई भी करेंगे दोनों तरफ से श्रीमान जी, क्योंकि मैं भिंड बोला मुरैना इसके में लिए क्षमा चाहता हूँ। भिंड मुरैना में आपके जो तोमर साहब थे, नरेंद्र सिंह तोमर, वहां पर तो गोलियां भी चल गई हैं, उनको नजरबंद रखा गया था। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जब हम किसी पार्टी को मतलब एक राजशाही की तरह 20 साल लगातार बैठने की जब इजाजत दे देंगे, तो सारे जो भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो भी है पूरा सिस्टम उनके कब्जे में आ जाएगा, वो पूरा हाईजेक कर लेंगे। तो आप ये चीज उसमें देखेंगे, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि पिछले कई दशकों मतलब कई वर्षों से, एक दो पंचवर्षीय के बाद जो मध्य प्रदेश में स्थिति देखने को मिली है, जिस तरह से गोलीबारी हुई है, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हुई चुनाव के दौरान, ये सिर्फ इसका एक यही बड़ा कारण है। यहाँ छतरपुर में भी यही हुआ और तमाम। तो इसमें सीधी सी बात है, जो सत्ताधारी पार्टी थी वो जिम्मेदार है, क्योंकि उसने व्यवस्थाएं अच्छी तरह से सुनिश्चित नहीं की, और चुनाव आयोग इसमें पूरी तरह से फेल हुआ है, इसको अपन पूरी तरह से मानते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है। इसके लिए जी चेंजेस, जो बदलाव है, बदलाव पर ध्यान दीजिए। लोकतंत्र में एक ही चीज आपके हाथ में है, बदलाव की। और कोई भी यहाँ पे वो नहीं है कि मतलब किसी का राजशाही है या राजतंत्र है कि आप किसी को 20 साल 25 साल बैठा दे। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी बोले, इसके लिए जनता ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम ही उनको चुन करके इस तरह से बैठा रहे हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पे विराम देंगे, और प्रवीण सर अब आगे कार्यक्रम में प्लीज देखें कि हम किन महाशय को यहाँ पे इनवाइट करें, प्लीज। श्रीमान जी, सर एक सुझाव था सर मेरा, इसमें बस एक लाइन बोलना चाहूंगा। अरुण अरुण कुमार जी यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे, क्योंकि अपन डिस्कशन काफी ले लिए हैं, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण हैं, उनका भी एक समय एक वो होता है, तो अपन आगे लेंगे आपके प्रश्न। प्रवीण सर प्लीज। मैं एक ही सुझाव जो है चोकर साहब को उससे मांगे, फिर अपन कमलेश्वर नाथ साहब को बुलाते हैं। सर इसके अंदर जितने भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट है, उसको सबको साथ में मिला के किस प्रकार हम लोग सुप्रीम कोर्ट